शिवाजी की पाठशाला में बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको कक्षा 8 रेनबो लेसन नंबर 3 द राइट चॉइस उसका हिंदी अनुवाद मैं बच्चों आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आज मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन जो उसके क्वेश्चंस हैं वो करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, उनको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा किस प्रकार से क्वेश्चंस को किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती बच्चों। बहुत आसानी से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं और इनको करने के लिए हमें किसी कुंजी और गाइड की आवश्यकता नहीं है। यदि हमने ध्यान से पूरे के पूरे लेसन को पढ़ा है तो हम बड़े आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है बच्चों, वो क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश। मुकेश को पेरेंट्स जो है डिस्टर्ब क्यों नहीं करना चाहते थे। देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर हमको जब लिखना होगा, हम जानते हैं कि मुकेश के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे, इसीलिए उसके पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पर इसका आंसर किस प्रकार से लिखा जाएगा उसको हमने सीखना है। देखिए, वाई डिड ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको हम कट कर देंगे और यहाँ से शुरू करेंगे द पेरेंट्स से, और द पेरेंट्स में द बड़ा हो जाएगा तो द पेरेंट्स, और यहाँ पर क्या होगा, डिड आ जाएगा यहाँ पे बीच में। द पेरेंट्स डिड नॉट, ठीक है, वांट टू डिस्टर्ब मुकेश, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, बिकॉज। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगा आपका बिकॉज। इस तरीके से एक मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ के बाद आपका यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नीचे तो ये हो जाएगा बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। ठीक है, क्यों यानी द पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश, मुकेश को वो तंग नहीं करना चाहते थे। बिकॉज, क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मुकेश के बोर्ड के एग्ज़ाम चलते। बिकॉज आपकी बुक में भी दिया हुआ है, बिकॉज मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर दी बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ही वाज, ही आपका स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, बिकॉज ही वाज प्रिपेयरिंग, PREPA, preparing for the board एग्ज़ाम। ठीक है, और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। ये आपका है। और दूसरा हम आपको आपकी बुक से ही बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो है द पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश, ठीक है, बिकॉज ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। ये आपकी बुक में देखिए दे रखा है आंसर। यहाँ जो बिकॉज के बाद कैसे लिखना है आपको, देखिए देखिए यहाँ ये रहा, बिकॉज मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर दी बोर्ड एग्ज़ाम्स, हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड। देखिए ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ से भी, मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स, बिकॉज के बाद यहाँ तक लिख दीजिए, एंड हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। ठीक है, इस प्रकार से हम आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं। आगे देखो, हम क्वेश्चंस के आंसर अपनी बुक से ही ढूंढने हैं। दूसरा, वाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन को मदर ने क्यों बुलाया था,
क्योंकि मुकेश की जो लैंप थी वो ख़राब हो गई थी, उसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखेंगे, उसी तरीके से हमने यहाँ भी बनाना है। वाई डेड काट दीजिए, मदर का एम बड़ा हो जाएगा, मदर, और ये कॉल का कॉल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉल्ड, ईडी लग जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। मदर कॉल्ड द इलेक्ट्रीशियन टू रिपेयर, REPAIR, टू रिपेयर दी। आगे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, टू रिपेयर दी लैम्प, और लैम्प ना लिख के टेबल लैम्प लिखिए। टेबल लैम्प पढ़ने के लिए इस्तेमाल करता था ना। टू रिपेयर दी टेबल लैम्प ऑफ, कहाँ पे थी वो, मुकेश, मुकेश का एम बड़ा, मुकेश अपॉस्ट्रॉफी एस। ठीक है, इस तरीके से एस बनेगा यहाँ पे। मुकेश रूम, मुकेश के रूम का जो टेबल लैम्प था उसको रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था। तो यहाँ पे लिखा जाएगा मदर कॉल्ड द इलेक्ट्रीशियन टू रिपेयर द टेबल लैम्प ऑफ द मुकेश रूम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी बुक में भी दिया होगा ये। ठीक है, मदर कॉल्ड दी, ये हो गया। इस तरीके से हम अपनी बुक से इसको ढूंढ सकते हैं। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, वट वाज मुकेश ईगर टू डू। मुकेश क्या करना चाहता था, मतलब क्या करने के लिए उत्सुक था। तो यहाँ पर भी आंसर ऐसे लिखेंगे, इसको वट को काट दीजिए। मुकेश वाज, तब ये वाज जो होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा मुकेश के बाद। ठीक है, और फिर लिखेंगे मुकेश वाज ईगर टू डू, क्या डू, क्या करना चाहता था, डू को काट दीजिए, यानी मुकेश वाज ईगर टू, क्या करने के लिए था, टू यूज़, और क्या यूज़ करना चाहता था, टू यूज़ हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, टू यूज हिज, और उसके बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हिज इलेक्ट्रिकल, ELECTRI, इलेक्ट्रिकल टूल किट, ये एल स्मॉल बनेगा, टूल किट। और किस लिए इस्तेमाल करना चाहता था, टूल किट को, इलेक्ट्रिकल टूल किट को किस लिए इस्तेमाल करना चाहता था, टू रिपेयर दी लैम्प। ठीक है, लैंप को रिपेयर करने के लिए वह, मतलब अपनी टूल किट को इस्तेमाल करने के लिए वो उत्सुक था, और उसको रिपेयर करने के लिए वो बड़ा उत्सुक था। तो वही लिखे, यहाँ लिखना है मुकेश वाज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट टू रिपेयर द लैम्प। देखिए, आपको मैं इसमें लेसन में भी दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर, यानी अपनी इलेक्ट्रिकल टूल किट को यूज़ करने के लिए वो बहुत उत्सुक था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक। मुकेश जो था वो किस तरह का कोर्स ज्वाइन करना चाहता था। तो यहाँ पर आपकी बुक में पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ है, इसी आंसर को आपने लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप लिखेंगे, इसको काट देंगे आप पूरा, मुकेश, ये वांट की जगह हो जाएगा वांटेड, ईडी लगा दीजिए आगे। मुकेश वांटेड टू टेक अप, ठीक है, मुकेश वांटेड टू टेक अप, या मुकेश वांटेड टू जॉइन ए कोर्स। ठीक है, यहाँ पर टेकअप की जगह आप ज्वाइन भी लिख सकते हैं,
टेकअप ए कोर्स, टेकअप और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकअप ए कोर्स जो क्या करे, दैट कैन, जो कि हेल्प करे उसकी, दैट कैन हेल्प हिम दैट कैन हेल्प हिम। यहाँ पे टेकअप की जगह आप ज्वाइन लिख दिए, ठीक है, जे, ये जे स्मॉल होगा। मुकेश वांटेड टू ज्वाइन ए कोर्स, ठीक है, दैट ए कोर्स दैट कैन हेल्प हिम। यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, एक मिनट दोबारा से मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए इसका आंसर मैं आपको बुक से बता देता हूँ, बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से पूरा का पूरा आप ऐसे ही लिख सकते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है। कहाँ लिखा है, ये रहा, यहाँ से मुकेश वांटेड टू ज्वाइन ए कोर्स दैट कैन हेल्प हिम। यहाँ पे मी की जगह हिम हो जाएगा, दैट कैन हेल्प हिम टू टेक अप हिज हॉबी एज हिज प्रोफेशन। ठीक है, ये आपको चेंज करके लिख देना है। तो वहाँ से जो हमने आपको बताया था वहीं से इसमें कनेक्ट कर देना है कि मुकेश वांटेड टू जॉइन। तो यहाँ से जो क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिख देंगे मुकेश, और फिर लिख देंगे वांटेड, ठीक। मुकेश वांटेड टू ज्वाइन ए कोर्स दैट कैन हेल्प हिम, मी की जगह हिम हो जाएगा, टू टेक अप हिज हॉबी एज हिज प्रोफेशन। मतलब वो कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहता था, वो एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता था जो कि उसकी हॉबी जो थी उसका प्रोफेशन बना दे। मतलब उसकी हॉबी क्या थी, रिपेयरिंग करना, इलेक्ट्रीशियन, यानी टेक्निकल उसकी हॉबी थी। तो वही टेक्निकल हॉबी से जुड़ा हुआ वो कोर्स ज्वाइन करना चाहता था कि जिससे कि जो उसकी हॉबी है वही उसका प्रोफेशन बन जाए। ठीक है, तो यही उसका राइट डिसीजन था। इस प्रकार से ये हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन। ये तो आपको पता ही होगा कौन से इंस्टीट्यूट में लिया था। तो यहाँ पे लिखना है, सीधा नाम लिख देना है उस इंस्टीट्यूट का, क्या नाम है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी पूरे को लिख देंगे आप। ही हैज़ टेकन एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूट, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, यही इसका पूरा का पूरा आपको लिखना है। कौन सा इंस्टीट्यूट है, ये वाला। इस इंस्टीट्यूट के अंदर मुकेश ने एडमिशन लिया था, इसी को आप लिख देंगे टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब मुकेश गॉट एडमिशन इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से लिखना है मुकेश, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से लिखना है मुकेश गॉट एडमिशन, फिर इन लगा के यहाँ पे वही जो मैंने आपको बताया था टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसमें लिख देना है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, वाई इज़ इट नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। क्योंकि देखिए, क्यों ज़रूरी होता है लेना, क्यों ज़रूरी होता है लेना द राइट डिसीजन, सही डिसीजन मतलब निर्णय, सही निर्णय लेना एट द राइट टाइम, सही समय पे सही निर्णय लेना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी होता है बताइए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वाई कट जाएगा और ये हो जाएगा इट के बाद, ये जो इज है वो इट के बाद आ जाएगा बच्चों। इट के बाद इज लगा देंगे तो इट इज़ नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम बिकॉज, फिर बिकॉज लगा के, बिकॉज क्या होता है, BECA, ये ए होगा, ये ए होगा। ठीक है, बिकॉज, एक मिनट,
because it leads LEA because it leads to सक्सेस। क्योंकि यदि हमने सही समय पे सही डिसीजन लिया बच्चों, तो ये हमें सफलता की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है इट इज़ नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम बिकॉज इट लीड्स टू सक्सेस। इट लीड्स LEADS लीड्स टू TO2 SUCCESS सक्सेस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके आंसर्स हो गए। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी जो हमने स्टोरी देखी थी, उस पूरी की पूरी स्टोरी से कुछ वाक्य निकाल लिए गए हैं। उन वाक्यों को हमने कुछ नहीं करना है, हमने करना क्या है, उनको ऑर्डर में लगाना है। तो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर्स इन द स्टोरी, यानी स्टोरी में जैसे ये हुए हैं वैसे ही इनको लगा लेना है। द इलेक्ट्रीशियंस अराइव्स, द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग, मुकेश टॉप द क्लास, राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन, राकेश वैकेशन बिगिंस एंड मुकेश रिपेयर्स लैम्प। देखिए इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि ये वाला सबसे पहले ये हुआ, ठीक है, या तो ये हो गया फर्स्ट, ठीक, कि राकेश की वैकेशन शुरू हुई थी सबसे पहले ये हुआ। उसके बाद जब राकेश की वैकेशन शुरू हुई तो क्या हुआ, दूसरा क्या होता है इसमें से, जो टेबल लैंप होती है हमारी वो स्टॉप हो जाती है वर्किंग करना, तो दूसरा ये हो जाएगा, क्योंकि इसी से तो कहानी बनेगी सारी। ये वाला दूसरा है। तीसरा क्या होगा, जब तीसरा होगा राकेश जाता है बुलाने के लिए, यानी तीसरे नंबर पे ये होगा डी वाला, कि राकेश किसको बुलाने जाता है, इलेक्ट्रीशियन को बुलाने जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाएगा तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाने से पहले क्या हो जाता है, वो रिपेयर कर चुका होता है मुकेश लैम्प, और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन आता है छठे नंबर पे, ये होगा पाँचवें नंबर पे, और लास्ट में कौन सा बच गया, उसके बाद जब वो रिजल्ट लेने जाते हैं छठे नंबर पे ये होगा। तो कहने का मतलब सीक्वेंस क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले राकेश की वैकेशन शुरू होती है तो ई पहले हो गया, उसके बाद टेबल लैम्प ख़राब हो जाती तो फिर बी आएगा, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे राकेश बुलाने जाता है किसको, इलेक्ट्रीशियन को, तो ये डी आएगा। ठीक है, और उसके बाद मुकेश जो है वो इलेक्ट्रीशियन को बुलाने से पहले ही रिपेयर कर लेता तो फिर एफ़ आएगा, और एफ़ के बाद इलेक्ट्रीशियन आ जाता है, फिर ए आएगा, और फिर ए के बाद लास्ट, यानी कि वो टॉप करता है क्लास में, तो फिर सी आएगा। यानी कि ई पहले, फिर बी, फिर डी, फिर एफ, फिर ए, फिर सी। ठीक है, इस तरह से जब आपने स्टोरी पूरी ध्यान से पढ़ी होगी तो इस तरीके से जो है ये होगा। देखिए यहाँ पे कुछ हमारी वर्ड पावर दी गई है, उस वर्ड पावर को हमने करना है, और किस प्रकार से करना है इसको समझना है। देखिए अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स एंड यूज़ दीज वर्ड्स टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं हमको। देखिए यहाँ पर एक ये वर्ड अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड दिया था, उसको बनाया तो ये बन गया है वैकेशन। तो इसमें हमने एक सेंटेंस बनाया, आई विल विजिट माई ग्रैंडमाज प्लेस इन वैकेशन। ठीक है, मैं अपनी दादी माँ के घर जो है छुट्टियों में घूमने जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे दूसरा जो है इसमें क्या बनेगा, इसका दूसरे का क्या बनेगा, इसको आप यदि देखेंगे ध्यान से तो इसका बनेगा क्यूरियोसिटी। क्या बनेगा, क्यूरियोसिटी बनेगा। देखिए ध्यान से, बनेगा नहीं बनेगा, तो क्यूरियोसिटी यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको, CURIOSITY।
ओ क्यूरियो, और उसके बाद CURIO हो गया, तो इसमें आप C काट दीजिए, ठीक है, U काट दीजिए और R काट दीजिए, I काट दीजिए, O काट दीजिए, ठीक है। अब क्या रह गया, क्यूरियो, नहीं क्यूरियोसिटी नहीं है, क्यूरियसली है, क्यूरियसली, क्योंकि इसमें टी नहीं आया, क्यूरियसली होगा ये, है ना। तो क्यूरियसली में हो जाएगा CURIOUSLY। देखिए सारे शब्द हो गए, C भी हो गया, U भी हो गया, R भी हो गया, I भी हो गया, OUS भी हो गया और LY भी हो गया। तो सारे शब्द आ गए, ठीक है। तो क्यूरियसली, अब इसका एक सेंटेंस बनाना है हमको। क्यूरियसली का क्या सेंटेंस बनेगा, अब जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम की मैं जो है वेट कर रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ क्यूरियसली का मतलब होता है कि बहुत ही व्याकुलता से या बहुत ही मतलब हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, उसको हम क्यूरियसली कहते हैं, ठीक है। उत्सुकता के साथ, जब उत्सुकता होती है हमें किसी चीज़ की जानने की, तो क्यूरियसिटी बोलते हैं ना, उत्सुक हैं बड़े हम। तो इसको हम बना सकते हैं कि आई वॉज वेटिंग for my result ठीक है, और लास्ट में लगा दीजिए क्यूरियसली, क्यूरियसली COU, ठीक, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। तो आई वॉज वेटिंग फॉर माई रिजल्ट क्यूरियसली, ठीक है। अगला देखिए, इसका क्या है होगा, इसका क्या होगा, देखिए NETRSLY, तो ये हो जाएगा स्टर्नली। देखिए उसकी मदर ने स्टर्नली बोला था ना, स्टर्नली का मतलब होता है स्टर्नली का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टर्नली का मतलब फॉर्मली, यानी कि कठोरता पूर्वक कहा था उसकी माँ ने, ठीक है। तो इसका क्या कहते हैं कि मदर टोल्ड मी टू डू द स्टडी, तो यहाँ पे इसका क्या बनाएंगे, मदर MOTHER, मदर टोल्ड मी टू स्टडी स्टर्नली, ठीक है। यहाँ स्टर्नली लास्ट में लिख देंगे इस तरीके से। तो मदर ने मुझसे पढ़ाई करने के लिए कठोरता पूर्वक कहा, तो मदर टोल्ड मी स्टर्नली, या ये भी लिख सकते हैं मदर टोल्ड स्टर्नली टू मी टू स्टडी, या ये भी लिख सकते हैं मदर टोल्ड मी टू स्टडी स्टर्नली, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है ये ईगर, EAGER। देखिए इस तरह के जो अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड होते हैं, इनको लिखने का तरीका बताता हूँ आपको, नहीं तो कन्फ्यूजन करेंगे आपको। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे अभी ये मुझे लग रहे हैं 1 2 3 4 5 वर्ड हैं, तो ये मुझे लग रहा है ईगर है ना, तो मैं ईगर ई लिखा, तो मैंने ई काट दिया। फिर मैंने ए लिखा, ए काट दिया। फिर मैंने जी लिखा, जी काट दिया। फिर ई लिखा तो ई काट दिया। फिर आर लिखा तो आर काट दिया। तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होता। तो इसका मतलब हो गया ईगर, ठीक है।
ऐसे ही ये इसमें भी ऐसे ही हम कर सकते हैं। देखिए अब इसमें मुझे लगता है कि ये प्रोफेशनल है, तो मैं पहले क्या करूँगा, पी लिखा मैंने, तो मैंने पी काट दिया। फिर मैंने आर लिखा, तो आर देखिए कहाँ है। फिर ओ लिखा, ओ काट दिया। फिर एफ ई, एक मिनट पेन सही नहीं चल रहा बच्चों, मैंने यहाँ पे ये एफ लिखा, तो मैंने यहाँ पे एफ काट दिया, ठीक है। और ई काट दिया, ठीक है, प्रोफेशनल। फिर डबल एस आएगा, एक मिनट पेन काम क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर हो गया डबल एस, जस्ट अ मिनट भाई, तो ये डबल एस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों डबल एस काट दिए। फिर आई काट दिया, ओ काट दिया, और फिर एन। तो देख लीजिए ये सब कट गए हैं, ये बन गया प्रोफेशन। इस प्रकार से जो है हम इसको शब्दों को, अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड्स को स्क्रैम्बल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको, इसके सेंटेंस बनाना है। तो ईगर का क्या बनेगा, ईगर। तो यहाँ पे मोहन का बना दीजिए, मोहन वाज ईगर। मोहन वाज ईगर, ईगर था ना वो, टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। अपनी इलेक्ट्रिकल टूल किट को यूज़ करने के लिए मोहन जो था बड़ा व्याकुल था। ये सेंटेंस हमारी बुक में भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए दिया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए, ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। तो यहाँ पे मोहन लिख दीजिए, ठीक है, MOHAN मोहन, ठीक। तो ये यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, मतलब इससे भी हम अपने सेंटेंसेस निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी से तो दिए हैं। अब प्रोफेशन जो अगला वर्ड था वो क्या है, अगला वर्ड है आपका, ये प्रोफेशन बन जाएगा, PROFESSION, प्रोफेशन। अब प्रोफेशन का आप सेंटेंस बना सकते हैं, लिख दो, आई लव माई प्रोफेशन, मैं अपने व्यवसाय से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। ये हो गया आई लव माई प्रोफेशन, ठीक, ये सेंटेंस हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर लैंग्वेज प्रैक्टिस दी गई है थोड़ी, इसको समझिए, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्या है बच्चों, यहाँ पर दिए गए हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। फ्रेजल वर्ब बेसिकली इज़ अ वर्ब कंबाइंड, ए वर्ब कंबाइंड विद ए वर्ब एंड ए प्रीपोजिशन। ये क्या होती है, फ्रेजल वर्ब एक वर्ब ही होती है। फ्रेजल वर्ब क्या है, इज़ अ वर्ब, लेकिन उसके अंदर क्या क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वर्ब और एक होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, जो कि हमारे, जैसे देखिए प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब जगह, स्थान, यानी कि किसके स्थान से पहले आ जाएंगे, यानी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले ये इनका इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस के अंदर, है ना। तो देखिए, और इससे कुछ नया मीनिंग भी निकलता है, टू गिव न्यू मीनिंग, ठीक है। तो अब मैं कुछ आपको फ्रेजल वर्ब्स दिखा रहा हूँ नीचे, उन फ्रेजल वर्ब्स को देखिए,
जैसे कॉल है, कॉल का होता है कॉल्ड, लेकिन इसमें मैंने प्रीपोजिशन जोड़ दिया तो ये हो गया कॉल्ड आउट। टेक, टेक के आगे मैंने अप लगा दिया तो हो गया टेक अप। सेट के आगे अप लगा दिया, गेट के आगे बैक लगा दिया। तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं उनको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमने प्रीपोजिशन जोड़ दिया बच्चों। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब्स, ठीक है, प्रीपोजिशंस, और इसके अलावा कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस, और ये सब इसके अलावा आपके आर्टिकल्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसकी पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए, और ये पूरी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इसके लिए मैं अलग से जो है आपको पूरा पूरा वीडियो बना के दूंगा सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिससे कि आपको नॉलेज हो सके, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक एक की मीनिंग बताता हूँ, उसको समझते जाइए। जैसे कॉल्ड आउट है, कॉल्ड आउट का मतलब होता है आस्क समबडी टू कम, किसी व्यक्ति को आने के लिए कहना, किसी भी व्यक्ति को आने के लिए कहना, तो हम कहेंगे कॉल्ड आउट। कॉल्ड का मतलब होता है बुलाना, लेकिन किसी व्यक्ति को आने के लिए कहना तो कॉल्ड आउट कह देंगे। टेक अप, टेक अप का मतलब होता है लर्न, मतलब किसी चीज़ को क्या करना, याद करना, तो कहेंगे टेक अप। इसके अलावा सेटअप, सेटअप का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, कोई नया, कहते नहीं या उस व्यक्ति ने जो है नया सेटअप लगाया है, ठीक है, यानी कि नई स्टार्टिंग की है। गेट बैक, गेट बैक का मतलब होता है कि वापस, टू रिटर्न, मतलब वापस आना। तो ये जो है ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, और इनके कुछ हमें सेंटेंसेस बनाने हैं और सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। देखिए, यहाँ पे एक आपके लिए बनाया गया है कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट का बनाया हुआ है, दीपक फादर कॉल्ड आउट हिम, दीपक के पिताजी ने उसको बुलाया, ठीक है। ऐसे टेकअप का क्या होगा, टेकअप का हो जाएगा टेकअप मतलब लर्न करना। तो देखिए, इसके अंदर आपकी बुक में भी टेकअप का इस्तेमाल किया था, वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से भी ये सेंटेंस हम बना सकते हैं इस तरह से। देखिए, टेकअप यहाँ लिखा है, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे मुकेश टेकअप हिज हॉबी एज हिज प्रोफेशन, यानी मुकेश ने अपनी हॉबी को प्रोफेशन के लिए की तौर में किया। तो यहाँ पे मुकेश जोड़ देंगे, मुकेश टेकअप हिज हॉबी, हिज हॉबी, हिज लगा दीजिए और यहाँ पर भी हिज लगा दीजिए, ठीक है। तो मुकेश टेकअप हिज हॉबी एज हिज प्रोफेशन, मुकेश ने अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बनाया, ठीक है, उसी को ही अपना प्रोफेशन बनाया, उसी को अपना सीखा, उसने हॉबी को ही प्रोफेशन के रूप में लिया, ठीक है। तो यहाँ पे टेकअप देख लीजिए, यहाँ पे था। या यहाँ पे यदि मैं लिखूँ टेकअप का और करते हैं, आई टेकअप इंग्लिश, आई टेकअप इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश सीखता हूँ, ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा सेटअप, सेटअप का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना। माई फादर सेटअप ए शॉप, यानी मेरे पिताजी ने एक दुकान लगाई, या आप बोल सकते हैं सेटअप ए बिजनेस, बिजनेस शुरू किया, बिजनेस लगा लो। माई फादर सेटअप ए बिजनेस, BUSINESS, ठीक है। अगला देखिए, गेट बैक, गेट बैक का मतलब रिटर्न आना, तो हम क्या बोलेंगे, माई मदर वाज वेटिंग फॉर मी, यहाँ पे देखिए माई, इसको बनाइए माई मदर वाज, पानी दे देना ठंडा थोड़ा सा,
माई मदर वाज वेटिंग फॉर मी, माई मदर वाज वेटिंग फॉर मी, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, माई मदर वाज वेटिंग फॉर मी टू गेट बैक टू होम, टू गेट बैक टू होम। आगे आप टू होम लगा दीजिए। ठीक है, जगह यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माई मदर मेरी माँ, वाज वेटिंग WAITING फॉर मी टू गेट अप टू होम, टू गेट बैक टू होम, टू गेट बैक टू होम। ठीक है, और साफ साफ लिख दूँ, चलिए इसको और साफ साफ थोड़ा लिख देते हैं आपके लिए। यहाँ पे लिख दीजिए माई मदर। आज बच्चों मेरा लिखने वाला पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा। माई मदर वाज वेटिंग ये देखिए सभी स्मॉल लेटर में होंगे, ध्यान रखिएगा आप। माई मदर वाज वेटिंग फॉर मी, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। टू वेटिंग फॉर मी टू गेट बैक टू होम। ठीक है, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही थी घर आने के लिए, मतलब वापस घर आने के लिए मेरा इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, तो ये लैंग्वेज प्रैक्टिस थी। यहाँ पर जो है आपको दिया गया है लेट्स टॉक एंड राइट, यानी कि करना क्या है, व्हाट आर योर हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या है, राइट देम इन योर नोटबुक। आपकी क्या क्या हॉबी हो सकती हैं, आपकी हॉबी पढ़ना हो सकती है, रीडिंग हो सकती है, आपकी हॉबी राइटिंग हो सकती है, आपकी हॉबी गार्डनिंग हो सकती है, आपकी हॉबी रिपेयरिंग हो सकती है, इलेक्ट्रिकल टूल्स इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को रिपेयर करना हो सकता है, आपकी हॉबी आर्ट हो सकती है, आपकी हॉबी क्राफ्ट हो सकती है। मतलब आपकी हॉबी जो भी है, उन हॉबीज़ के ऊपर बच्चों आप 5 लाइनें लिखना और उन्हें व्हाट्सएप के ऊपर मुझे लिखकर भेजना। ठीक है, कितनी लाइनें लिखनी है, 5 लाइन्स लिखना। जैसे कि माई हॉबी इज़ राइटिंग, आई लव राइटिंग पोएम्स, while writing poems I learn new words। ठीक है, I love rhyming words, it increases my vocabulary जो है मेरी बढ़ाती है। it is a real experience for me writing न्यू पोएम्स बाय ऑन, मतलब मैं अपने आप जब लिखती हूँ तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो लाइक दिस यू कैन राइट 4 to 5 लाइन्स इन योर ओन लैंग्वेज सो दैट योर स्किल, योर राइटिंग स्किल विल बी डेवलप। ओके, सो देयर आई हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस ओके टुडे। तो आज मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए और ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो नेक्स्ट जो है हम ए विजिट टू कैम्ब्रिज, जो कि स्टीफन हॉकिंग्स के ऊपर दिया गया है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टीफन हॉकिंग्स आप जानते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल थे, यानी कि बहुत ही प्रतिभा के धनी थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो ये जो स्टीफन हॉकिंस है, इनके बारे में आप जब जानेंगे पूरी तरीके से तो आप हैरान रह जाएंगे। ठीक है, इनकी हिस्ट्री और इनके द्वारा किए गए कार्यों को, इन्होंने डिसेबल्ड होने के बावजूद भी, यानी कि ये एक फिजिकली चैलेंज पर्सन थे। और इनके बारे में यदि मैं बात करूं कि स्टीफन हॉकिंस एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं ये, उन्होंने क्या किया था, हु सफ़र्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, उनको पैरालिसिस था दैट कन्फाइन हिम टू अ व्हील चेयर, वो व्हील चेयर पर ही बैठे रहते थे हमेशा, इतना पैरालिसिस था उनको। एंड अलाउ हिम टू स्पीक ओनली, सिर्फ वो बोल सकते थे बाई पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर पे पंचिंग बटन जो थे उनको दबा के ही बोल सकते थे। ठीक है, तो ये वाली बात है। वो एक जो है पैरालिसिस होने के बावजूद भी
और स्टीफन हॉकिंस ने, बहुत सारे इन्होंने काम किए और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। जब तक आप इसको देखिए, समझिए, और यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए और मुझको बताइए, मैं भी जोड़ता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।